दोस्तों, स्वागत है आपका प्रबल डिफेंस एकेडमी में। मैं हूं योगेश शर्मा और अगला क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच द प्लांट्स रिलीज वाटर वेपर इनटू द एयर। तो ये आप जानते हैं ट्रांसपायरेशन होता है, जिसकी मदद से वाटर एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है वो इन्वायरमेंट में रिलीज कर दिया जाता है भाई प्लांट्स के द्वारा। ठीक है। अगर देखेंगे ये आप जनरली तो वाटर जो है स्टोमेटा जो है आपको पता है दो कामों के लिए फेमस है। पहली चीज़ तो गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज अगर कराना है यानी CO2 अंदर ग्रहण करना और O2 बाई प्रोडक्ट देना। ठीक है, आपको पता है फोटोसिंथेसिस में देखिए दो क्वेश्चंस बनते हैं कि कोई भी प्लांट है वो रेस्पिरेशन में कौन सी गैस लेता है। कोई प्लांट है रेस्पिरेशन में कौन सी गैस लेता है। लोगों को लगता है कि CO2 लेता है, जबकि नहीं। जितने भी लिविंग बींग्स इस पृथ्वी पर रह रहे हैं वो सब के सब सांस लेने के लिए ऑक्सीजन गैस का इस्तेमाल करते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। अगर ये पूछा जाए कि फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस लेता है तब CO2 आंसर रहेगा। अदरवाइज पौधा सांस लेने के लिए भी ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है और CO2 छोड़ता है सेम तरीके से। क्यों? क्योंकि देखिए आपने सुना होगा कि रात में पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। कुछ पेड़ों को छोड़ करके, बरगद प्रजाति पीपल को छोड़ करके, जो कि 24 घंटे ऑक्सीजन सप्लायर होते हैं, उनको छोड़ करके बाकी वृक्षों के नीचे रात को सोने को मना की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि आपको पता है कि जो सन है वो तो छुप चुका है। तो फोटोसिंथेसिस घटना में सन एक बड़ा अहम रोल निभाता है, वो तो जा चुका है। तो यानी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया अब तो होगी नहीं। अब होगी नहीं तो पौधा वही काम करने लगेगा जो एक लिविंग बीइंग करता है। क्योंकि दिन के समय क्या एक्स्ट्रा था कि पौधा ऑक्सीजन ले रहा था, CO2 छोड़ रहा था रेस्पिरेशन में, और फोटोसिंथेसिस में CO2 ले रहा था और ऑक्सीजन छोड़ रहा था। तो चीज़ लेवल हो रही थी, यानी ऑक्सीजन ले भी रहा था और छोड़ भी रहा था। दोनों चीज़ें सांस लेने में ले रहा था और फोटोसिंथेसिस में छोड़ रहा था। लेकिन अब ये प्रक्रिया बंद हो चुकी है, इसलिए रात के समय अगर आप करोगे तो पौधा ओरिजिनल रूप पे आ जाएगा, ऑक्सीजन लेगा और CO2 छोड़ेगा। तो इतना बड़ा उसका अपना अपना एक्सपेंशन होता है वृक्ष का, जिसके नीचे अगर आप चारपाई डाल करके सोओगे तो कहीं ना कहीं आपको बहुत लार्ज अमाउंट में CO2 ही मिलेगी, जिसको आपको इनहेल करना पड़ेगा, इसलिए आप बीमार हो सकते हैं। इसलिए रात को मना किया जाता है कि वृक्षों के नीचे नहीं सोना चाहिए। अगर बात फोटोसिंथेसिस की हो तो इसमें पौधा CO2 लेता है और आउटपुट में ऑक्सीजन देता है। लेकिन रेस्पिरेशन की बात करें तो O2 लेता है और CO2 छोड़ता है भाई। ठीक है। और जनरली गैसियस एक्सचेंज स्टोमेटा के जरिए, और इसी से होता है वाटर इवेपोरेशन। जैसे आपने एक और देखा टच मी नॉट प्लांट, जिसे छुई मुई का पौधा कहते हैं। ये बेसिकली रेगिस्तानी पौधा है और इसे छूते ही ये मुरझा जाता है। छूते ही मुरझा जाने की क्या कंडीशन है आप समझिए इस चीज़ को। पहली चीज़ तो ये रेगिस्तानी पौधा है, इसको पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ऊपर से जब भी इसे लगता है कि इसको कोई खाने के लिए पास हमें आया है तो ये क्या करता है कि उस पत्तियों में से जितना भी पानी होता है उस सबको निकाल करके अपनी रूट में जमा कर देता है, जड़ में दे देता है, ताकि उसे रिजर्व में पानी रहे और वो अपनी स्पेसीज को बचा पाए। इसलिए वो मुरझा जाता है। तो उसको बोलते हैं टच मी, छूते ही मुरझा गया। तो मुरझाने की वजह है क्योंकि उसने अपना वाटर सेव कर लिया। अगर कोई भी जीव, कोई ऊँट है, कोई भी उसको बकरी वगैरह खाने का प्रयास करेगी तो ऊपर से खाएगी, जड़ उसकी फिर भी रहेगी, जिसमें वाटर उसने जमा करा हुआ था उससे वो दोबारा वापस उग के आ सकता है और अपनी स्पेसीज को बचा सकता है। देखिए कितना अच्छा मैकेनिज्म इस पौधे ने बना रखा है। सेम आप देखोगे रेगिस्तानी पौधों में आपको देखने को मिलेगा तो वैक्स की लेयर मिलेगी, और उनके दिन के समय स्टोमेटा नहीं खुलते क्योंकि रेगिस्तान में इतनी भीषण गर्मी है, जिसकी वजह से दिन के समय स्टोमेटा उनके खुलेंगे तो वाटर जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा। और रेगिस्तानी पौधों के पास पहले से ही ऑलरेडी पानी नहीं है, ऊपर से पानी और इवेपोरेट हो गया तो फिर वो कहाँ से जिएंगे। और वो नहीं जिएंगे तो उनके आसपास की जितनी बायोडाइवर्सिटी, उनसे निर्भर रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं सब के सब वहाँ से पलायन कर जाएंगे या मर जाएंगे। इसके हिसाब से एक बड़ी लेवल पे हमें एक बायोडाइवर्सिटी लॉस देखने को मिलेगा। ठीक है। लेकिन आप देख भी रहे हैं कि आजकल राजस्थानी कल्चर में आप देख रहे हैं कि सरकार सोलर प्लांट लगाने के लिए जो जमे जमाए जो डेजर्ट में जो प्लांट्स हैं, जो पेड़ हैं, उनको कटवा रही है। ये कहीं ना कहीं दुख की बात है। और कहीं ना कहीं किसान भी अपनी खेती को एक्सपेंड करने के लिए जो झाड़ियाँ हैं जो रेगिस्तान में चलने वाली मई और जून के महीने में जो गर्म लुओं से हिरणों को बचाती हैं, मोरों को बचाती हैं और लोकल वहाँ के रहने वाली स्पेसीज को बचाती हैं, उसको किसान कटवा रहा है, जिसकी वजह से इनकी संख्या वहाँ कम होगी और ये जो जीव जंतु हैं सब लू की चपेट में आएंगे और मारे जाएंगे। मारे जाने की बड़ी वजह रहेगी क्योंकि ये किसान का अपना और सरकार का सबके अपनी बिजनेस स्ट्रेटजी है, लेकिन इन जीवों के बारे में कोई नहीं सोच रहा। ये कहीं ना कहीं हमें सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए आपको ये पता है कि कोई भी बायोटिक जीव हो वो अबायोटिक पे भी निर्भर करता है, बायोटिक अबायोटिक पे निर्भर करता है, अबायोटिक अबायोटिक पे निर्भर करता है, बायोटिक बायोटिक पे निर्भर करता है, और हर स्पेसीज एक दूसरी स्पेसीज से इंटरलिंक होता है। अगर आप एक चीज़ को समाप्त करोगे तो दूसरी चीज़ स्वयं में समाप्त हो जाएगी। आप दिन को समाप्त कर दीजिए, रात की अहमियत स्वयं समाप्त हो जाएगी। आप सुख का एहसास घटा दीजिए, दुख का एहसास अपने आप खत्म हो जाएगा। इसलिए एक चीज़ को अगर आप ये कर रहे हैं तो दूसरी स्वतः ही खत्म हो जाएगी। इसलिए आपको बहुत सोचने की ज़रूरत है कि हम जो कर रहे हैं इस पर लोगों की, आम लोग अगर सरकार से आवाज़ उठाएं इस चीज़ के लिए। हम देखते हैं देश में बड़े बड़े प्रोटेस्ट होते हैं,
इस चीज़ को देखने को मिलता है। लेकिन कभी प्रकृति के लिए बड़े बड़े प्रोटेस्ट हमने देश के अंदर नहीं देखे, विश्व में भी नहीं देखे। यहाँ तक कि जो भी समिट होते हैं उनको पोस्टपोन कर दिया जाता है, उनमें कुछ निष्कर्ष को निकल के नहीं आता। सारे देश इकट्ठा जरूर होते हैं, बातें बड़ी बड़ी जरूर करते हैं, लेकिन निष्कर्ष पर कुछ भी निकल करके नहीं आता। चाहे वो अर्थ समिट की बात कर लें, चाहे वो जलवायु क्लाइमेट चेंज पे बात कर लें, चाहे वो क्योटो प्रोटोकॉल पे बात कर लें, चाहे वो कार्बन उत्सर्जन पे बात कर लें, किसी भी चीज़ को लेकर के देख लें, है ना। बात लोग बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन इस प्रकृति को बचाने के लिए कोई नहीं सोच रहा। बचाने की छोड़िए, कुछ करने की छोड़िए, जो दे रखा है प्रकृति ने उसी को संरक्षित कर लीजिए कम से कम। रेगिस्तान में कितना बड़ा चैलेंज रहता है पौधा उगाना, ठीक है, लेकिन उसको जो उगे हुए हैं उनको भी काट रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनसे उनकी इससे जो वहाँ की जो वहाँ पे पहाड़ी हैं, जो हिरन की स्पेसीज हैं, वो कहीं ना कहीं इसमें इंडेंजर्ड कैटेगरी में, वहाँ पर डेंजर कैटेगरी के अंदर आने वाली है इस वजह से। टच मी नॉट प्लांट, वैक्स क्लियर हमें जनरली रेगिस्तानी पौधों के अंदर मिलती है, और स्टोमेटा उनके दिन के समय नहीं खुलते, क्योंकि एक्सेस अमाउंट में वाटर ट्रांसपायरेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से उनके लिए पानी नहीं बचेगा, ठीक है। तो स्टोमेटा दो चीज़ों के लिए जाना जाता है, एक तो एक्सेस अमाउंट में जो वाटर है उसको वेपरेट कराने में, दूसरा गैसियस एक्सचेंज कराने में, ठीक है। वाटर का जो एब्जॉर्प्शन है ये रूट से करता है, और मिनरल्स का भी बाकी का, ठीक है। जैसे आपको पता भी है कि नाइट्रोजन की बहुत अत्यधिक आवश्यकता होती है, और हमारे इन्वायरमेंट में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन ही परसेंटेज है, लेकिन हम उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं साइंटिस्ट को भी सोचने की जरूरत है कि ऐसा कुछ क्या मैकेनिज्म हम बनाएं जिसकी वजह से जो इन्वायरमेंट के अंदर 78% नाइट्रोजन है वो कहीं ना कहीं पौधे को प्राप्त हो पाए, ठीक है। दूसरा क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन का भी ध्यान रखें, ताकि उसके जो हमारी जो ज़मीन है उसकी उर्वरता बनी रहे, फर्टिलिटी बनी रहे, है ना। दूसरा मैन्योर की ओर बढ़ें, ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर बढ़ें। लेकिन लोग कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर बढ़ोगे तो फिर क्या होगा, अकाल पड़ेंगे, भुखमरी होगी, इतनी बड़ी तादाद विश्व की है जिसको आप भोजन कैसे देंगे। तो जनरली आप देखेंगे, आप मीट प्रोडक्शन जो चलता है हमारा, बहुत सारा एक जो जो रिसोर्स है, जो खाना है, वो कहीं ना कहीं पशुओं को दे दिया जाता है, क्योंकि मीट प्रोडक्शन की वजह से। तो खाने की कमी प्रकृति में नहीं है बिल्कुल भी, प्रकृति उतना उत्पादित कर देगी जितना ह्यूमन की नीड है, लेकिन ज़रूरत है उस प्रकृति को उस लायक बनाए रखें, ठीक है। तो आप देखेंगे इसका आंसर हमारा ट्रांसपेरेशन रहा, और इसमें कुछ हमने जरूरी सवाल भी इसके अंदर जाने। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज अ मेटल। ये पूछा रहा है कौन सा एक एलिमेंट जो है वो जो कि मेटल है। तो आप देखें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आयरन और आपका कार्बन। तो कार्बन आप जानते हैं एक एलिमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट ऑफ मैटर। कौन सी एक मैटर की स्टेट नहीं होती। तो आपको बेसिक 3 तो बताई थी, सॉलिड, लिक्विड और गैस, उसके अलावा प्लाज्मा भी है। तो आपके पास में ऑप्शन डी, इस प्रकार से जो लिक्विडेशन है ये आपकी स्टेट नहीं है। प्लाज्मा, गैस और सॉलिड ये आपकी तीनों स्टेट्स की कैटेगरी के अंदर आती हैं। ये आप जनरली देखेंगे कि सॉलिड को मेल्ट करके, जो सॉलिड है उसको क्या करेंगे आप, अगर मेल्ट करेंगे तो वो लिक्विड में चेंज हो, जैसे आइस जो आपका वाटर है वो तीनों ही फॉर्म में मिलता है। अगर आप उसे मेल्ट अगर उसे आप फ्रीज़ करेंगे तो आपको लिक्विड फॉर्म में, जो क्या सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। अगर उसको आप मेल्ट करेंगे तो वापस से वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे लिक्विड से अगर आपको गैस में ले जाना तो वेपरेशन के जरिए, और गैस से वापस लिक्विड में लेके आना तो आप कंडेंसेशन के जरिए से ला सकते हैं, ठीक है। गैस को आपको प्लाज्मा में कन्वर्ट करना है, प्लाज्मा से गैस में लेकर के आना है। तो इसी प्रकार से इनमें एनर्जी और टेम्परेचर की आवश्यकता लगती है। ये आपके इनफॉर्म स्टेट ऑफ मैटर है, इनको भी ध्यान रखिएगा, इनसे क्वेश्चंस बनेंगे क्योंकि बने हैं। विच इज़ नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। तो देखिए मॉडर्न जेनेटिक्स के जो फादर हैं वो बोले जाते हैं जो मेंडल साहब हैं। इन्होंने जेनेटिक्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा खोजबीन करी है, और इन्होंने काफ़ी मेहनत भी करी है। मटर के पौधे पे आपको पता भी होगा, जेनेटिक्स अनुवांशिकी की इन्होंने मटर के पौधे को चूज़ किया, उस पर तरह तरह के प्रयोग किए, क्रॉस ब्रीड तैयार की। इस प्रकार से यहाँ जेनेटिक्स की एक बड़ी नींव इनके द्वारा रखी गई। लेकिन देखिए इनको जब तक ये जीवित रहे इनको सम्मान नहीं मिल पाया। मरणोपरांत जब इनकी रिसर्चें सामने आई साइंटिस्ट के, तब उनको लगा कि हाँ इन्होंने भी कुछ रिसर्च की थी। तो इस चीज़ को जनरली देखिए आप। नेक्स्ट आपके ये कुछ देखिए इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फादर ऑफ द मिसाइल यानी मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से किनको जाना जाता है। तो एपीजे अब्दुल कलाम को आप देखेंगे, डीआरडीओ के चेयरमैन रहे, तो उनकी लीडरशिप में पृथ्वी, अग्नि जैसी मिसाइलों पे काम हुआ। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स से इंपॉर्टेंट सवाल है आपका एडम स्मिथ। इसी प्रकार से मॉडर्न कंप्यूटर आप देखें एलन ट्यूरियन आपका रहेगा। आपका रिलेटिविटी एल्बर्ट आइंस्टाइन आप देखेंगे, ठीक है। टेलीफोन अलेक्जेंडर ग्राहम बेल आप देखेंगे, ठीक है। फादर ऑफ कॉमेडी आप देखेंगे अरिस्टोफेंस आपका रहेगा। फादर ऑफ सोशियोलॉजी आप देखेंगे, ठीक है। फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फादर ऑफ पैलेबॉटनी, फादर ऑफ मॉडर्न बायोकेमिस्ट्री, है ना। फादर ऑफ कंप्यूटर, फादर ऑफ एवोल्यूशन, सारे के सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो आपके अपकमिंग एग्जाम में बन करके आ सकते हैं। तो आप इनको पढ़ करके और एक बार देख करके जरूर जाएं। नेक्स्ट सवाल पे बात करते हैं कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी। तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन देखिए फोटोसिंथेसिस में नहीं होता,
डाइजेशन, एक्सक्रिएशन या फिर रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के अंदर ही हम देखेंगे ग्लूकोज का ब्रेक डाउन किया जाता है, ठीक है। रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में बेसिकली डिफरेंस है। ब्रीदिंग इनहेल और एक्सेलरेशन को कहते हैं, रेस्पिरेशन जबकि ये एनारोबिक और एरोबिक प्रोसेस में इसमें एनर्जी का यानी एनर्जी की फॉर्म में इसको चेंज किया जाता है। रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि आप ये देख ही रहे हैं कि ग्लूकोज को आप ब्रेक डाउन साइटोप्लाज्म के अंदर ही पायरुविक एसिड में आपको इसको चेंज कर देते हैं। इसके बाद अगर ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर देखेंगे, यीस्ट के अंदर आपको देखने को मिलता है एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी में इसको चेंज कर दिया जाता है। और लैक ऑफ ऑक्सीजन यानी कम कम अमाउंट में अगर ऑक्सीजन है तो वहाँ भी लैक्टिक एसिड और एनर्जी। आपको पता है लैक्टिक एसिड जब जमा होना शुरू करता है तो ये फैटिक, थकान महसूस करवाता है, ठीक है, जिससे आप देखेंगे। और अल्कोहल इस लैक्टिक एसिड के जमावाड़े को तोड़ देता है, इसलिए कुछ मजदूर लोगों की मजबूरी बन जाती है अल्कोहल को पीना। हालांकि मैं अल्कोहल के समर्थन में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बस एक साइंस का फैक्ट बता रहा हूँ। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मजदूरों को बिल्कुल शराब पीनी चाहिए, लेकिन उनकी कुछ की मजबूरी बन जाती है, क्योंकि उनका 400 से 500 रुपये दिन का कमाना, 300 से 500 रुपये कमाना और उसके अंदर उनका गुजारा करना, ये बड़ी ही इम्पॉसिबल सी बात है। इसलिए वो लैक्टिक एसिड, ऊपर से काम इतना मेहनती भरा है कि लैक्टिक एसिड उनका वो जमा हो चुका है, जिससे उनका थकान और कल फिर काम पे आना है तो उसको कैसे दूर कर सकें। इतना पैसा नहीं कि बहुत अच्छा खा सकें, तो इससे सबसे बढ़िया होता है वो अल्कोहल की तरफ चले जाते हैं कुछ लोग, लेकिन गलत है। वो कुछ और थोड़ा सा अपग्रेड कर सकते हैं अल्कोहल से, क्योंकि अल्कोहल काफ़ी लोगों की ज़िंदगियाँ भी ख़राब करता है भाई। अगला हमारे पास प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन देखो तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, आपको एनर्जी रिलीज में मिल जाएगी, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, ये मसल सेल्स के अंदर देखेंगे, ये ईस्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ये दोनों ही आपको एनारोबिक रेस्पिरेशन रहते हैं और ये आपका एरोबिक रेस्पिरेशन रहता है। हो सकता है आने वाले समय में ये पूछ ले कि निम्न में से कौन सा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की मात्रा में किसके अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन देखने को मिलता है, तो ऑप्शन आ जाएगा यीस्ट आपके पास में, या फिर 4-3 ऑप्शन और कुछ दे देगा। तो इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल जरूर बनेगा। अगला क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। क्या होता है, तो ये आप जानते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये आपका रहता है। आपका एस्केप वेलोसिटी देखेंगे तो आपका 11.2 किलोमीटर पर सेकंड रहता है ना। ऐसे बोलते हैं महाभारत काल में भीम ने हाथियों को पकड़ पकड़ के ऊपर फेंक दिया था, जिसकी वजह से वो पृथ्वी के जो अपना जो ग्रेविटेशन फील्ड है उसको छोड़ करके बाहर निकल गए, यानी एस्केप वेलोसिटी। कहीं ना कहीं भीम ने इतनी एस्केप वेलोसिटी उनको जनरेट दे दी, जिसकी वजह से उनके कंकाल आज भी अंतरिक्ष में घूम रहे हैं, दावा किया जाता है, लेकिन कुछ रिसर्चेस ठोस सामने नहीं है। बहुत जनरली ऐसे बता ही रहा हूँ। एस्केप वेलोसिटी, ग्रेविटी आपको पता ही है 9.8 ग्रेविटी। और ये जो आप देखेंगे जो मून पे जो ग्रेविटी वो अर्थ की ग्रेविटी का 1/6 है, ठीक है। ये सवाल पूछे जाते हैं क्योंकि ये देख भी दिया जाएगा कि पृथ्वी पर अगर किसी व्यक्ति का वजन अगर 30 किलो हो तो बताइए चंद्रमा पर उसका वजन कितना होगा, तो 1/6 आप कर दीजिए, क्योंकि जो वजन है वो जनरली ग्रेविटी के आधार पर जनरली जनरेट किया जाता है। इसलिए आपने देखा भी होगा चंद्रमा पर जब वो जो एस्ट्रोनॉट उतरते हैं तो भारी भरकम वजन लेकर के अपनी पीठ पर उतरते हैं, क्योंकि वो बहुत ही हल्का प्रतीत करते हैं और उन्हें उतना वो करने वो वजन अपना एडजस्ट करने के लिए कुछ हैवी सामान अपनी पीठ पे लादना पड़ता है, जिसकी वजह से वो नहीं वो कर पाएँ, आसानी से चल पाएँ वहाँ। उसके बाद भी वो उछल उछल के चल रहे होते हैं, ठीक है। तो ग्रेविटी कहीं ना कहीं प्रभाव डालती है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रोसेस बाय विच अ सॉलिड टर्न्स डायरेक्टली इनटू गैस विदाउट बिकमिंग अ लिक्विड। तो देखिए सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज होना है, सब्लिमेशन का उदाहरण होता है ना। कपूर ऑफ नेफ्थलिन बॉल्स वगैरह आप जो देखेंगे जनरली इनमें ये देखने को मिलता है, ठीक है। सब्लिमेशन उस प्रोसेस का जिसमें जो कोई भी सॉलिड है वो डायरेक्ट बिना लिक्विड फॉर्म में जाए सीधा गैसियस फॉर्म में चला जाता है, इसको ही हम जनरली बयान जानते हैं सब्लिमेशन के तौर पे, ठीक है। जैसे आप देखेंगे ड्राई जो आपकी जो आइस होती है, ड्राई आइस, उस पर अगर आप पानी डालें तो वो भी डायरेक्ट गैसियस फॉर्म में चेंज होती है, इस प्रकार से बादल जैसा निर्माण करने में। और आप भी देखेंगे भी इसका इस्तेमाल किया जाता भी है, ठीक है। जैसे बादल जैसा लुक देने के लिए, ऐसा लुक देने के लिए नीचे कैसे धुआं धुआं है, तो उसका इस्तेमाल किया जाता है। ड्राई आइस भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। गैस से आप कंडेंसेशन के जरिए आपको लिक्विड फॉर्म में मिल सकता है ना। इवेपोरेट कराओगे तो वापस गैस चला जाएगा, अगेन लिक्विड को फ्रीज करा दोगे सॉलिड मिल जाएगा, सॉलिड को मेल्ट करा दोगे लिक्विड मिल जाएगा, ठीक है। ये वाइस वर्सा प्रोसेस है, ये तो आपको आता ही होगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट इज जो किलोवाट इज द यूनिट ऑफ। किलोवाट किसकी यूनिट होती है, पावर की, एनर्जी की, टाइम की, या फिर इनमें से किसी की नहीं। तो पावर की जो किलोवाट आवर है वो यूनिट होती है एनर्जी की, ऊर्जा की यूनिट होती है, ठीक है। क्योंकि किलोवाट के आवर के हिसाब से ही हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी जो मीटर है वो काम करता है, उसके हिसाब से वो यूनिट के हिसाब से हमसे बिल चार्ज करता है, पैसा चार्ज करता है, हम यूनिट के हिसाब से पे करते हैं, ठीक है। ये आपको पता ही होगा इलेक्ट्रिक मीटर इलेक्ट्रिक मीटर के अंदर आपने देखा होगा, इस प्रकार से ये चीज़ें रहती हैं। यूनिट के हिसाब से सरकार आपसे पैसा लेती है और एक फिक्स चार्ज रहता है मीटर का, वो जुड़ा हुआ आता है। अगर आप समय पे बिल पे नहीं करते तो आपके पास में एडिशनल पेनल्टी चार्ज भी जुड़ जाता है, इस प्रकार से आपका बिल तैयार
होता है, ठीक है, जिसमें आप सिंपल सा ध्यान रखिए कि यूनिट कंज्यूम होती है कब, जब आप 1000 वाट का कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप 1 घंटे के लिए चलाते हैं अगर कोई भी 1000 वाट के कोई भी ऑब्जेक्ट है वो आपने 1 घंटे कंज्यूम किया तो समझ लीजिए वो आपका 1 यूनिट का निर्माण कर देगा, ठीक है। बेसिकली 1 यूनिट का मतलब 1 किलोवाट आवर आपने लोड डाल दिया है, जिसको क्योंकि आवर से आपने मल्टीप्लाई किया तो 1 किलो, इसी को ही हम बोलते हैं 1 यूनिट, ठीक है, जो एनर्जी कंजम्पशन को दिखाती है। इसी हिसाब से बिल जो बिल है उसमें यूनिट आपकी काउंट होकर के आती है, यानी 1 यूनिट 5 रुपये का है, 4 रुपये का, या कितने भी रुपये का, 6 रुपये का, जो भी आपके यहाँ चल रहा हो उस हिसाब से बेसिकली ध्यान रखिएगा। आप भी बहुत ईजी है, इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। 1000 वाट का लोड जब आप 1 घंटे डालेंगे, समझ लीजिए आपके यहाँ 100 वाट के पंखे हैं, तो जब आपके 10 पंखे चलेंगे 1 घंटे के लिए तब जाके कहीं ना कहीं 1 यूनिट बन करके तैयार होगी ठीक है। और अननेसेसरी बिजली का उपयोग ना करें, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं डैम को रोका जाता है बड़ी मात्रा में, जिससे बड़ी मात्रा में बायोडाइवर्सिटी अफेक्ट होती है। बिजली को बनाने के लिए सरकार को रिक्वायरमेंट पूरी करनी होती है, लोगों तक बिजली पहुंचानी होती है, लेकिन जब आपको उपयोग में नहीं है तो आप स्विच ऑफ करके ही घर से बाहर निकलें, इलेक्ट्रिसिटी का अत्यधिक कंजम्पशन ना करें, क्योंकि इनकी वजह से कहीं ना कहीं बहुत सारे बायोडाइवर्सिटी, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन आपको बताओ मेधा पाटेकर के द्वारा लीड किया गया, वो कहीं ना कहीं इसी प्रकार से आता है, क्योंकि एक डैम बना करके जब बड़े बड़े रिजर्वायर बना करके इनको नदियों को, बहती नदियों को रोका जाता है और उन पर हाइड्रो पावर प्लांट जब स्थापित किए जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, तो कहीं ना कहीं ये बायोडाइवर्सिटी का भी लॉस होता है, क्योंकि नदी अपनी इस क्षेत्र में संकुचित हो जाती है। जैसे आप यमुना का ही उदाहरण देखेंगे तो यमुना को भी बोलते हैं हथनी कुंड पर रोक रखा है काफ़ी बड़ी मात्रा में, ठीक है तो इस वजह से भी तो यमुना का स्वरूप में कहीं ना कहीं संकुचित हो गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोप्लास्ट इज फाउंड इन, क्लोरोप्लास्ट किसके अंदर मिलता है? प्लांट सेल में मिलता है, एनिमल सेल में मिलता है, या दोनों में मिलता है, या दोनों में से किसी में भी नहीं मिलता? तो देखिए क्लोरोप्लास्ट सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स के अंदर मिलता है, ठीक है, एनिमल सेल के अंदर ये नहीं पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात करेंगे तो जनरली ये तो आपको प्लांट सेल के अंदर ही मिलता है, और जिसके अंदर ग्रीन पिगमेंट को जो क्लोरोफिल होता है ना उसको ये कंटेन करके रखता है। क्लोरोफिल ही सहायक है जो सनलाइट को एब्जॉर्व करता है फोटोसिंथेसिस में। जब आपने देखा हो जिन पौधों के जो रंग है वो चेंज हो जाता है, यानी पीली पत्तियां होती जाती हैं, समझ लो वो डिकम्पोज होने के करीब है, वो नष्ट होने के करीब है, वो पेड़ से अलग टूट जाती है, ठीक है, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल की मात्रा कम हो रही है, वो कैपेबल नहीं रही कि उनमें खाना बन पाए, वो भोजन बनाने के लिए कैपेबल नहीं है, ठीक है। इसलिए आपने देखा भी होगा कि आप ना जनरली हमें जड़ों से भी पौधे को पानी देने की ज़रूरत है, और धूल के कुछ कण ना पौधे की पत्तियों पर जमा हो जाते हैं तो ऊपर से भी उनका छिड़काव करने की ज़रूरत है, वरना उनकी पत्तियों पे जो स्टोमेटा है ना वो ढके रहेंगे हमेशा, और इनसे वो ना गैसियस एक्सचेंज कर पाएंगे ना गैस का आदान प्रदान वहाँ रहेगा, तो सिंपल सा है कि उनका फोटोसिंथेसिस भी रुक जाएगा, ठीक है। या मान लीजिए कि उसके पास 100 पत्तियों में से सिर्फ 20 पत्तियों के अंदर ही फोटोसिंथेसिस हो रहा है, 80 पत्तियों में नहीं हो रहा, तो भी पौधे की ग्रोथ नहीं होगी इसी प्रकार से। इसी का उदाहरण हमें देखने को मिला दिल्ली के अंदर, जब पॉल्यूशन बहुत बढ़ा तो वहाँ वाटर पेल्टिंग पौधों के ऊपर करी गई उनके स्टोमेटा को क्लियर करने के लिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा CO2 का एब्जॉर्प्शन कर पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन दे पाएँ, ताकि प्रदूषण को बैलेंस किया जा सके, ठीक है। तो स्टोमेटा का स्ट्रक्चर आपको देखना, आउटर मेम्ब्रेन रहती है यहाँ पर, ठीक है, ग्रेनुला आपको देखने को मिलेगा, स्ट्रोमा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, और ये क्लोरोफिल को कंटेन करने के लिए जिम्मेदार होती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक है, और क्लोरोफिल बेसिकली सनलाइट को एब्जॉर्व करता है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखें विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोल टार, कोल टार से पेट्रोल, कोक या फिर एयर या नेफ्थेनिल बॉल्स, तो नेफ्थेनिल बॉल्स ना कहीं कोल टार से हमें मिलती हैं, प्राप्त होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि द प्लास्टिक्स विच डू नॉट रिमोल्ड, जो रिमोल्ड नहीं हो सकती उनको क्या बोलते हैं? तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स होती हैं, इनमें बॉन्डिंग इतनी मजबूत हो जाती है कि दोबारा से उसको पिघला करके मेल्ट करके दोबारा से रिफॉर्म नहीं किया जा सकता। आपकी थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इनमें बॉन्डिंग ज़्यादा मजबूत हो जाती है, ठीक है, इस वजह से इनको रिमाउंट नहीं किया जा सकता, जबकि थर्मोप्लास्टिक को रिमाउंट किया जा सकता है, ठीक है। ये आप देखेंगे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। प्लास्टिक भी आजकल प्रकृति के लिए बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ता जा रहा है प्लास्टिक का, प्लास्टिक वेस्ट, क्योंकि प्लास्टिक में रिसाइकलिंग का अगर कोई ना कोई टूल आ जाए तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा इंसान के लिए, ठीक है। इस पर बार बार काम चल रहा है कि किस तरीके से हम ऐसा प्लास्टिक जो कि सिंगल यूज प्लास्टिक ना हो उसको दोबारा से हम उसे यूज़ कर पाएँ, ऐसा प्लास्टिक निर्मित किया जाए। अगला पूछ रहा है क्वेश्चन के निम्न से कौन सा एक लुब्रिकेंट्स के तौर पे जाना जाता है, और लुब्रिकेंट्स क्या करता है? क्या फ्रिक्शन को इंक्रीज़ कर देता है, फ्रिक्शन को डिक्रीज़ या इंक्रीज़ करता है, या फ्रिक्शन को डिक्रीज़ करता है, या कुछ भी नहीं? तो आपको पता है लुब्रिकेंट चिकनाहट पैदा करने के लिए, फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए, फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं आपको लुब्रिकेंट्स की आवश्यकता पड़ती है। बड़ी बड़ी जो मशीनरीज होती हैं उनमें ग्रीस जैसी चीज़ें नहीं डाली जाती हैं, क्योंकि वो इतनी हीट पैदा करती हैं कि वो इवेपोरेट होकर के उड़ जाएगा, तो ग्रेनाइट जैसी चीज़ों का उपयोग किया जाता है, ठीक है, फ्रिक्शन पैदा करने के लिए। आपने देखा भी होगा पेंसिल बचपन में आपने उसको घिसा होगा निब पे से, और घिस कर किसी दीवार पे से जब इस प्रकार से लेते हैं तो चिकनाहट आप देखेंगे स्लिपरी बन जाता है। आपने ग्रेफाइट के साथ ये जरूर किया होगा, जो पेंसिल जो आपकी रहती है, ठीक है। अगला सवाल है, अगला क्वेश्चन कहता है कि
द सब्सटेंस विच हैव वेरी लो इग्नियस टेम्परेचर विल बी, जिनका इग्नियस टेम्परेचर काफ़ी लो होता है, क्या वो जल्दी आग पकड़ लेते हैं या कुछ देर के बाद आग पकड़ते हैं, या आग पकड़ते ही नहीं है या फिर कुछ भी नहीं। देखिए जिनका इग्नियस जो टेम्परेचर वो कम रहता है वो जल्दी आग पकड़ लेते हैं, ठीक है, वो जल्दी फास्टली आग पकड़ लेंगे जिनका इग्नियस टेम्परेचर कम है। ये सब RIMC के अंदर पूछे हुए सवाल हैं, प्रिय से 5 साल के क्वेश्चन ही हैं ये। कौन सा सेल है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है केमिकल एनर्जी के अंदर, तो इलेक्ट्रोलाइटिंग सेल रहता है आपका, ऑप्शन बी इज राइट रहेगा। इलेक्ट्रोलाइटिंग सेल कन्वर्ट कर देता है आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी के अंदर। नेक्स्ट बात करेंगे कौन सी सेल, अब को सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे द नेम ग्लैंड्स विच एसोसिएटेड विद ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ कौन कौन सी ग्लैंड्स एसोसिएटेड होती हैं, सलेवरी ग्लैंड्स, पेनक्रियास, सलेवरी ग्लैंड्स, लीवर, पेनक्रियास, ये भी हैं सलेवरी ग्लैंड्स और लीवर पेनक्रियास, ठीक है। तो आपको देखेंगे आपको मिलेगा सलेवरी ग्लैंड्स, लीवर और पेनक्रियास, इसमें 3 है तो ये ज़्यादा है, तो ऑप्शन बी इज राइट रहेगा, ठीक है। हालांकि ये भी मिलती हैं लेकिन सटीक ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन बी इज राइट रहेगा। आप देख भी रहे हैं कि जो कि आपका लीवर भी जिसमें से बाइल जूस आता है, पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस, और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी स्मॉल इंटेस्टाइनल जूस मिलता है, जिसकी वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कंप्लीट डाइजेशन हो पाता है, ठीक है। ऐसे स्टोमक के अंदर आप देखेंगे तो रेनिन जो है वो मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करवाता है, ठीक है। इसी प्रकार से अमाइलेज आप देखें कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करता है ना। और वाटर एब्जॉर्प्शन का काम जो कि लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होता है, जिसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, इसकी वजह से लूज मोशन या डायरिया जैसी चीज़ें हो जाती हैं, इसको दूर करने के लिए फिर उसमें वाटर एब्जॉर्प्शन करने की कैपेबिलिटी नहीं रहती, क्योंकि वो इस तरीके से उसमें ऐठन लगा करके वाटर को एब्जॉर्ब करती है लार्ज इंटेस्टाइन, जो उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन बढ़ जाता है किसी कारणवश, तो ये उस वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, तो बॉडी को वाटर की जो है कमी हो जाती है, जिसके लिए आप देखते हैं फिर ORS का घोल लेना पड़ता है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, जिसकी वजह से वाटर की रिक्वायरमेंट ORS पूरी करता है, ठीक है। गर्मियों के समय में बहुत ज़्यादा देखने को हमें मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट, कौन सा एक एलिमेंट है, एल्यूमिना, ग्रेफाइट, ब्रास या फिर सिलिकॉन, तो आपका ऑप्शन रहेगा सी, डी इज राइट, सिलिकॉन आपका एक एलिमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच विटामिन एमिट बाई वॉशिंग एंड द चॉप्ड, कौन सा विटामिन है जो धोने और काटने पर जो नष्ट हो जाता है, देखिए विटामिन बी, डी, सी और ए, वैसे देखो ए और सी दोनों ही होते हैं, पर मोस्ट ऑप्शंस पे अगर जाएंगे, मोस्ट नियर जाएंगे तो ऑप्शन सी इज हमारा, यानी विटामिन सी हमारा सही आंसर रहेगा। देखिए विटामिन की कमी से कौन से डिसीज होते हैं, इस पर भी सवाल बनते हैं, विटामिन की खोज फंक ने करी थी। विटामिन ए आप देखेंगे जो कि रेटिनॉल जिसे रतौंधी डिसीज हो जाता है, इसका साइंटिफिक नेम रेटिनॉल होता है, और रतौंधी डिसीज हो जाता है क्योंकि आपकी आंख के अंदर एक एंजाइम मिलता है जिसके जो कि आपका रेटिनॉल जिसमें हेल्प करता है आँख की जब रात होती है तो ब्राइटनेस को इंक्रीज करने के लिए, तो इसमें रेटिनॉल में रतौंधी में क्या बेसिकली कि रात को आपको नहीं दिखता स्पष्ट, क्यों, रेटिनॉल की मात्रा घट गई है, जिसकी वजह से उस एंजाइम की मात्रा पर भी फर्क पड़ेगा, और उस पर फर्क पड़ेगा तो ब्राइटनेस पे भी फर्क आएगा, इसलिए रात होते होते आपको दिखाना दिखना बंद हो जाएगा, ठीक है। जैसे कीड़ा जो इंसेक्ट होता है उनको दिन के समय नहीं दिखता, आपको रात होते होते दिखना बंद हो जाएगा, क्योंकि ब्राइटनेस आपका ठीक काम नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि विटामिन ए की कमी है। विटामिन ए से क्या कम हो गया, रेटिनॉल कम हो गया, रेटिनॉल की आवश्यकता कहाँ थी, आँख में थी, इसलिए आपको रतौंधी हो जाता है, ठीक है, विटामिन ए की कमी से। रेटिनॉल आपका साइंटिफिक नेम ध्यान रखिएगा इसका नाम। विटामिन सी से आपका एस्कर भी होता है, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड का साइंटिफिक नेम होता है। विटामिन बी से बेरी होता है, ठीक है। विटामिन डी से आपका ये इकलौता ऐसा विटामिन है जो आपको नेचुरली मिलता है, सनलाइट से आपको प्राप्त होता है विटामिन डी, ठीक है, जो कि आपको देखेंगे रिकेट्स, हड्डियों का लचीलापन इसकी वजह से हो जाता है अगर विटामिन डी की कमी अगर आपके शरीर में है तो। ये सभी के सभी मेलन्यूट्रिशन डिसीजेस थे, यानी कुछ ना कुछ कमी हो जाने की वजह से ऐसे डिसीजेज आपको होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है, तो लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी की बात करें तो देखिए अब यहाँ पर लंग्स, हार्ट, किडनी और लीवर, तो लीवर आपका सही ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन बी इज राइट, लीवर सबसे बड़ा ऑर्गन है। लगभग इसके वजन की बात करें 1.5 kg के समथिंग रहता है, 1.4 आपका ब्रेन में भी होता है इतना वजन, ठीक है, और ये खुद की रिपेयरिंग कर सकता है। सबसे फास्टली डिवाइडेड सेल्स जो रहती हैं वो आपके लीवर के पास में ही रहती हैं, लीवर अपनी रिपेयरिंग खुद कर सकता है, अगर डैमेज लीवर को पहुंचता है तो उसके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो खुद की रिपेयरिंग कर सकता है, फास्टली डिवाइडेड सेल। और अनडिवाइडेड सेल की बात करोगे तो वो न्यूरॉन सेल होती हैं जो आपके सर में मिलती हैं, इसलिए आपने देखा होगा हेलमेट जो है हम सर पे पहन के चलते हैं, कभी कमर पे पहन के नहीं चलते, पैर में नहीं चलते, अगर एक्सीडेंट होगा तो चोट तो पूरे शरीर को लगेगी, लेकिन सिर्फ हेलमेट सर पे ही क्यों पहना हुआ है, क्योंकि न्यूरॉन सेल वो तो डिवाइड होती ही नहीं है, अगर वो नष्ट हुई तो कहीं ना कहीं आप डैमेज हो जाएंगे, आपका हेडक्वार्टर ही सर है, उससे ही वही डैमेज हुआ तो फिर सारी चीज़ें समझ लीजिए आपके संचालन रुक जाएगा पूरे के पूरे शरीर में और आपको दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है, तो इसलिए आपका ऑप्शन ए इज रहेगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे एलपीजी कंसिस्ट, एलपीजी किस किस से मिलकर के बनी होती है, मीथेन, एथेन, हेक्सेन या फिर मीथेन, हेक्सेन एंड नॉन इन, आपका एथेन, हेक्सेन
नॉनेन और इथेन, ब्यूटेन एंड प्रोपेन, ब्यूटेन प्रोपेन और एथेन का मिश्रण होता है आपका एलपीजी, ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कई बार फुल फॉर्म्स भी पूछ ली जाती हैं, तो इसके लिए इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल चेंज, कौन सा एक केमिकल चेंज नहीं है। देखिए कर्डिंग ऑफ मिल्क, दूध का फटना बिल्कुल केमिकल चेंज है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट, फल का पकना, ये भी एक केमिकल चेंज है। देखिए केमिकल चेंज बेसिकली क्या है, जब उसके कलर में चेंज आ जाए, टेस्ट में चेंज आ जाए, उसकी स्मेल में चेंज आ जाए, समझ लीजिए केमिकल चेंज है, ठीक है। अगर इस प्रकार के चेंजेस आपको देखने मिल रहे हैं तो समझ जाइए कि वो केमिकल चेंज है। फल का पकना है तो कलर भी चेंज हुआ होगा, स्मेल भी उसमें आई होगी, तो केमिकल चेंज है। कर्डिंग ऑफ मिल्क, सेब भी बदली है, कलर भी, कलर तो चलो वैसा ही रहा है नॉर्मली, लेकिन स्मेल उसमें ऐड हो गई है, ठीक है, खटास उसमें आ जाती है। इवेपोरेशन ऑफ वाटर या फिर बर्निंग ऑफ कोल, कोयला को जलाना भी एक केमिकल चेंज है, लेकिन इवेपोरेशन ऑफ वाटर ये नहीं है कि वाटर को दोबारा से कंडेंस करोगे तो वो फिर से वाटर फॉर्म में आपको आ जाएगा इवेपोरेट होकर के, तो दोनों फॉर्म बदली नहीं है, ठीक है। जैसा एक कागज़ है, कागज़ को अगर आपने फाड़ दिया तो फाड़ने के बाद ही वो कागज़ ही रहा, वो परी नहीं बन गया, तो ये फिजिकल चेंज का उदाहरण है, ठीक है। अगर लकड़ी है, लकड़ी को आपने काट दिया तो फिर से वही फिजिकल चेंज है, क्योंकि वो लकड़ी ही रही है, कुछ बदल नहीं गया उसमें। लेकिन एक सब्जी थी, उसमें आपने मसाले ऐड करके उसको पका दिया था, उसमें चेंज हो गया, ठीक है, उसके कलर में चेंज हुआ, उसकी स्मेल में चेंज हुआ, उससे कुछ एक नई चीज़ बन करके तैयार हुई है, तो ये केमिकल चेंज को दिखाती है भाई, ठीक है। विच ब्लड इज़ नोन एज द यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ठीक है, कौन सा यानी सब जो सबसे ब्लड ले सकता है, ऐसा कौन सा है ब्लड ग्रुप है। तो देखिए आप जो जनरली देखेंगे ना, आपके 4 तरह के ब्लड ग्रुप रहते हैं, ए बी, ए बी और ओ, 4 तरह के ब्लड ग्रुप हैं, ठीक है, जिसमें आप ए देखेंगे तो ए इसके अंदर एंटीजन मिलेगा और इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी आपको रहती हैं, ठीक है। आपको इसको जनरली देखेंगे तो इस प्रकार से रहता है, और इसके अंदर देखिए कि जब ओ वाला है, इसका मतलब इसके अंदर कोई भी एंटीजन नहीं है, ठीक है, तो इसके दोनों एंटीबॉडी इसके अंदर रह सकती हैं, और ये सबसे ब्लड ले सकता है, सबको ब्लड। देखिए ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडिस, जो कि आपका ब्लड सर्कुलेशन की खोज विलियम हार्वे, और ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडिस्टीनर, ये दोनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और ब्लड ग्रुप आपके 4 जनरली, जिसमें से अगर आप देखेंगे एंटीबॉडी जनरली इस प्रकार से बनी होती हैं, ठीक है, ये आपको दिखेंगी इस प्रकार से बनी हुई संरचना है, इस तरीके से बनी हुई दिखती हैं ये, ठीक है। अगर इस तरीके से दिख रही है समझ लीजिए बी शेप की, ये बी एंटीबॉडी है। अगर एक, क्योंकि अंदर की तरफ ऐसी दबी हुई है तो समझ जाइए कि ए एंटीबॉडी, इस तरीके से अगर दबी हुई है अंदर की तरफ तो समझिए ए एंटीबॉडी है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि कौन सबसे रिसीव कर सकता है सब चीज़ों को, तो ये आपका जनरली रहेगा, है ना। कौन डोनेट कर सकता है सबको, सबको डोनेट कौन कर सकता है, तो सबको डोनेट करने की जो कैपेबिलिटी जो रहती है वो आप देख रहे हैं, ब्लड ग्रुप जनरली 4 है आपके पास में, सबको डोनेट कर सकता है, ओ सबसे ले सकता है, ए बी सबसे ग्रहण कर सकता है, ठीक है। तो 4 तरह के ब्लड ग्रुप में ये आपके जनरली क्वेश्चन इस प्रकार से आपके एंटीजन इनके ऊपर ब्लड आरबीसी सेल के ऊपर आपके एंटीजन देखने को मिलते हैं इस प्रकार से ये रहते हैं। अगर ए एंटीजन है तो ये आपको जनरली इस प्रकार से देखने को मिलेगा, ऐसे इस प्रकार से ऐसा दिखेगा कुछ इस शेप का, और इसमें अगर आपको इस तरीके बॉक्सेस नज़र आ जाए, समझ लीजिए आर एच फैक्टर को दिखाता है कि इसके अंदर अगर ये हैं तो ये पॉजिटिव, यानी ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप बन गया ये, ठीक है। अगर ये नहीं है तो समझ लीजिए ए नेगेटिव रह गया, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव जो है इसी से ही डिसाइड होता है। इस प्रकार से क्लॉटिंग अगर आपको आरबीसी सेल के ऊपर दिखाई दे रही हैं तो समझिए ये उस चीज़ को दिखा रही हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। पेनिसियम जो है ये क्या है, फंगी है या फिर एल्गाई है, बैक्टीरिया या यीस्ट है। तो आपका ये फंगी है, जो आपका ये आपने देखा हुआ इस प्रकार से फफूंद भी लग जाती है ब्रेड्स पे, रोटियों पे जो पड़ी रहती है पुरानी, इस प्रकार से दिखाई देता है, ठीक है। ये आपका पेनिसियम है। नेक्स्ट सवाल पे बढ़ेंगे तो बोलता है मेटल ऑक्साइड्स किस प्रकृति का होता है। तो मेटल ऑक्साइड जनरली रहते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, सभी के सभी मेटल ऑक्साइड्स बेसिक नेचर के होते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तो अप्लाई कॉमन साल्ट टू डिस्टिल्ड वाटर, अगर डिस्टिल्ड वाटर में अगर हम कॉमन साल्ट ऐड कर देंगे तो क्या हो जाता है, गुड कंडक्टर बन जाता है या इंसुलेटर बन जाता है, दोनों ही नहीं, या फिर ये चीज़ें, तो वो गुड कंडक्टर बन जाता है, क्योंकि आप देखेंगे जो बारिश का पानी या डिस्टिल्ड वाटर ये इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर नहीं माने जाते। अगर आप में कुछ इम्प्योरिटीज़ ऐड कर देते हैं या नमक ऐड कर देते हैं, जो अच्छे कंडक्टर बन जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, फिर में इलेक्ट्रिसिटी प्रभावित हो सकती है। नेक्स्ट आप देखेंगे पॉइंट एट विच ऑल रेज कन्वर्स एट अ एटम एज ही, जहाँ पर भी जो सारी किरणें मिलती हैं कन्वर्स होती हैं, उस पॉइंट को हम फोकल पॉइंट के नाम से जानते हैं, जहाँ पर ये सभी कन्वर्स होकर के मिलती हैं, ठीक है। और वहीं पर इमेज फॉर्म होती है, यानी कम से कम 2 रेज जहाँ पे आफ्टर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद मिलती हुई प्रतीत होती है, वहाँ पर ही इमेज फॉर्म होती है, उस पॉइंट को फोकल पॉइंट हम कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ सोर्सेस एनर्जी डू नॉट प्रोड्यूस CO, कार्बन मोनोऑक्साइड कौन सी चीज़ें नहीं प्रोड्यूस करती हैं, जियोथर्मल एनर्जी नहीं करता, ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी या फिर विंड एनर्जी, ठीक है। विंड एनर्जी में देखो आपको कार्बन मोनोऑक्साइड जो है
वो रिलीज नहीं होता। कौन सा ऊर्जा स्रोत है वो CO2 उत्पन्न नहीं करता है। तो आपका विंड एनर्जी, विंड एनर्जी में आप देखेंगे इस प्रकार से नहीं। डेनमार्क वो देश है जिसके अंदर उसकी एनर्जी की जो सप्लाई है मेनली विंड एनर्जी के द्वारा ही रहती है, ठीक है। विंड एनर्जी का जो जो रख रखाव वो काफ़ी जो वो एक्सपेंसिव पड़ता है, लेकिन आपका टेरेन इलाका है तो आप विंड एनर्जी से काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को। विच एनिमल एक्सक्लूसिव ईट्स ओनली यूकलिप्टस लीव्स एंड नथिंग एल्स। कौन सा जानवर केवल यूकलिप्टस के पत्ते खाता है, कुछ नहीं खाता। तो एक कोया है जो आपको देखने को मिलेगा, बड़ा सुस्त सा जानवर होता है, ये पेड़ पे ही रहता है अधिकतर समय, और इस प्रकार से देखने को मिलता है आपको। ये वो जानवर है यूकलिप्टस की पत्तियां खाने के लिए अपना जीवन निर्वाह करता है, उनकी पत्तियों को खा करके, और उसी पे पेड़ पे ही अपनी ज़्यादातर ज़िंदगी का भाग ये गुजारता है, ठीक है। अगले सवाल में बढ़ते हैं। अगला पूछा गया कि नंबर ऑफ चैम्बर्स ह्यूमन हार्ट में देखेंगे तो 4 चैम्बर होते हैं। पहले हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, और देखो इनसे सवाल बन रहे हैं, इसलिए ये वीडियोस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ग्लूकोमा इफेक्ट पीछे वो देख